all my students. I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube video classes. आज का जो मैटर होगा दैट इज़ अबाउट होल्डिंग कंपनी विच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड. मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी किया है होल्डिंग कंपनी के ऊपर. हम लोग ये देखे थे होल्डिंग कंपनी में कि कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मतलब दोनों कंपनी कंसोलिडेट करते हैं और उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखाना पड़ता है और उसके लिए चार स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है. आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के ऊपर जो मैटर देखेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ द एंटायर होल्डिंग कंपनी चैप्टर. यू कैन से क्या मैटर, इट्स ऑल अबाउट द प्री एक्विजिशन डिविडेंड. मतलब एक चीज़ आप लोग देखिएगा, जब भी डिविडेंड के बारे में कोई भी डिस्कशन होगा या डिविडेंड के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन किया जाएगा सब में, यू आर फर्स्ट टू लुक आउट कि फॉर विच पीरियड द डिविडेंड इज़ बिन गिवन. कौन सा पीरियड के लिए डिविडेंड दिया जा रहा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट. कौन सा डेट में दिया जाता है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, फॉर विच पीरियड द डिविडेंड इज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, यही इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट कि व्हेन इट इज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम लोग क्या देखेंगे कि जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उसके आगे का अगर डिविडेंड है कि उसके बाद का डिविडेंड है. बेसिकली आगे का ही डिविडेंड दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में. और ये हम लोग का आज का जो मैटर होगा इट्स ऑल अबाउट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन. प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन डिविडेंड दिया जा रहा है, मतलब डिविडेंड दिया जा रहा है अभी, बट डिविडेंड कौन सा पीरियड का दिया जा रहा है, पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन. दैट मीन्स इसको हम लोग इन शॉर्ट प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं, मतलब एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड बोलते हैं. इसको क्या किया जाएगा, इसके बारे में क्या नोट्स होगा, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन होगा, सब हम लोग करेंगे बाय फॉलोइंग सम नंबर 18 ऑफ आवर मटेरियल. सम नंबर 18 को हम लोग फॉलो करेंगे. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा सीधे हम अपना सॉल्यूशन में चला जाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इस डिविडेंड को हैंडल किया जाएगा. स्क्रीन में दिख रहा है सम नंबर 18, आप लोग देखते जाओ. सम नंबर 18 ये मैट का सम नंबर 18 वाला सम है, जुपिटर और नेपच्यून लिमिटेड. इधर जुपिटर लिमिटेड एक्विजिशन कर रहा है फर्स्ट जुलाई 81, साफ साफ पहला लाइन में दिया हुआ है और बैलेंस शीट है 31/12/81 का. दैट मीन्स 6 मंथ्स के बाद, साल शुरू होने के 6 महीने के बाद एक्विजिशन किया जा रहा है. हम सम्स को दिखाते जा रहे हैं पूरा आप लोगों को. दिस इज सम नंबर 18 ऑफ आवर मटेरियल. एक पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है सम का और नीचे में कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है. नीचे का कुछ नोट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स. एक चीज़ तो तैयारी ये सब में कि ये सब में एक्विजिशन हो रहा है मिडिल ऑफ द ईयर में, 1 जुलाई 81 मिडिल ऑफ द ईयर में एक्विजिशन हो रहा है, जिसके कारण जो भी साल भर में प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसको 6 मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. जो हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ओपनिंग डेट में ही एक्विजिशन होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. साल भर का जो भी प्रॉफिट होता था वो पोस्ट एक्विजिशन में हम लोग डिस्कस एंट्री करते थे. बट अगर मिडिल ऑफ द ईयर में एक्विजिशन होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 6 मंथ्स आएगा प्री में और 6 मंथ्स आएगा पोस्ट में. इधर एडजस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिया हुआ है जो हम लोग देखेंगे. एडजस्टमेंट में दिया हुआ है नेपच्यून लिमिटेड हैड on 1/1/81 30,000 in general reserve and 36,000 in PL account. 10% dividend was received by जुपिटर लिमिटेड इन जुलाई. मतलब ये कौन सा कंपनी दे रहा है, सब्सिडरी कंपनी इज गिविंग द डिविडेंड. सब्सिडरी कंपनी इज गिविंग द डिविडेंड. तो सब्सिडरी कंपनी 10% डिविडेंड दिया है. कब, कौन सा डेट में दिया, जुलाई में दिया हुआ है, मतलब जुलाई 81 में दिया है. एंड फॉर 1980, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन दिया हुआ है फॉर 1980, मतलब ये दिस डिविडेंड बिलोंग्स टू 1980, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड है. मतलब अगर 1781 को एक्विजिशन हो रहा है और 1980 का डिविडेंड अगर दिया जा रहा है तो दिस डिविडेंड विल बी कंसिडर्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एक अलग ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब बताएंगे. सो दिस इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड फॉर श्योर बिकॉज द डेट इज बिन मेंशन ओवर हियर कि डिविडेंड इज बिन पेड फॉर 1980. कब दिया जा रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिया जा रहा है करंट ईयर में, बट फॉर विच ईयर इट इज बिन गिवन, इट इज गिवन फॉर 1980. इट मीन्स इट इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड. और ये डिविडेंड को भूल से
जुपिटर लिमिटेड अपना पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, देखो, एंड दिस वाज क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब जुपिटर लिमिटेड ने इसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके। बाद बाकी जैसे होता है मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स, ये सब हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे ट्रीटमेंट, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन। इस समय साफ साफ जो दिया हुआ है दैट इज जुपिटर लिमिटेड ने 13,500 शेयर होल्ड कर रहे हैं। बैलेंस शीट में ही आप लोग देखेंगे तो फिर बैलेंस शीट में दिया हुआ है आउट ऑफ 18,000 शेयर्स ऑफ नेपच्यून लिमिटेड। नेपच्यून लिमिटेड के 18,000 शेयर में से 13,500 शेयर जुपिटर होल्ड कर रहे हैं, मतलब दे आर 3/4 होल्डर, मतलब हम लोग इसको ये भी लिख सकता है 75%। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो 75% होल्डर जुपिटर लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग है 25%। हम लोग को मालूम है, हम लोग का पहला स्टेप्स में हम लोग जाएंगे दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जाएंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये एक्विजिशन हो रहा है कौन सा डेट में, 1781 को एक्विजिशन हो रहा है। तो 1181 में जो भी प्रॉफिट था वो क्वाइट ऑब्वियस प्री में ही होगा। 1181 में जो भी जनरल रिजर्व था या जो भी पीएल अकाउंट था वो सब प्री एक्विजिशन में होगा। देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1181 का 30,000, वो प्री में ही होगा। वेरएज जनरल रिजर्व देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो भी 30,000 दिया हुआ है, मतलब साल भर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ जनरल रिजर्व में, दैट मीन्स पोस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। सो प्री में ही आ जाएगा 30,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी 30,000 था और क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 है, मतलब साल भर में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ जनरल रिजर्व में। ये गया फर्स्ट पार्ट। पीएल अकाउंट के बारे में बोल दिया 36,000, बट इस 36,000 को मैंने इनर कॉलम में लिखा। यहाँ से हम लोग का प्री एक्विजिशन डिविडेंड का खेल शुरू। ये 36,000 1181 का पीएल बैलेंस है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये 1980 का बैलेंस है। ये सो नो, अगर ये 1181 का 36,000 ओपनिंग बैलेंस है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1980 का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 1980 का ये बैलेंस है। उस 1980 का डिविडेंड दिया जा रहा है, मतलब 1980 में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो डिविडेंड कितना रुपया दिया जा रहा है, 10% डिविडेंड दिया जा रहा है। सम को फॉलो कीजिए, सम में दिया हुआ है कि 10% डिविडेंड दे रहा है कौन, नेपच्यून लिमिटेड। उसका शेयर कैपिटल कितना है, 1,80,000 है। देखो नेपच्यून लिमिटेड का शेयर कैपिटल इज 1,80,000, उसका 10% मतलब 18,000 डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ये 36,000 में से 18,000 लेस होगा, मतलब एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए था 18,000। 36,000 माइनस 18,000 दैट्स गिव यू 18,000, मतलब एक्चुअली दिया हुआ 36,000 ओपनिंग बैलेंस पीएल का, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो 1980 का डिविडेंड देना चाहिए था कंपनी को, वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 1980 का क्लोजिंग बैलेंस 18,000 होना चाहिए या 1181 का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 18,000। तो मान लो 18,000 को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलेगा इंस्टेड ऑफ 36,000। अगर इधर प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं होता, ऐसे कुछ डिविडेंड फैक्टर नहीं होता, तो 36,000 को हम लोग प्री में लिखते। बट इस 36,000 में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो 1980 का डिविडेंड है उसको लेस करते हुए जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस अगर 18,000 है और क्लोजिंग बैलेंस देखिए साफ साफ दिया हुआ है 60,000, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 60,000 दिया हुआ है नेपच्यून लिमिटेड का। तो साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, 42,000 का प्रॉफिट हुआ। हम लोग को मालूम है इधर एक्विजिशन इज द मिडल ऑफ द ईयर में, तो 42,000 को 21 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 21,000 प्री होगा, 21,000 पोस्ट होगा। देखो मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा है 60,000 माइनस 18,000 42,000 आएगा। 42,000 में से 50% मतलब 6 महीने का प्री में आएगा और 6 महीने का पोस्ट में आएगा। ये कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इधर एक्विजिशन 1781 का हो रहा है। तो 1781 के पहले तक जो भी प्रॉफिट होगा वो प्री में जाएगा, उसके बाद का पोस्ट में जाएगा। मैंने इधर लिख के रखा है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग प्री एंड पोस्ट as the acquisition is done in the middle of the year। देखो मैंने ये पैराग्राफ इधर लिख के रखा तुम्हारा सुविधा के लिए, तुम लोगों का सुविधा के लिए, कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग प्री एंड पोस्ट as the acquisition is done in the middle of the year। मैंने ये लिख के रखा। आप लोग अगर एग्जाम में ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ आप लोगों को ये समझते हुए इसको एलोकेट करना होगा प्री में और पोस्ट में। उसके बाद सिंपली मूव ऑन टू द आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इधर मशीनरी के ऊपर रिवैल्यूएशन बोला गया। मशीनरी स्टूड इन द बुक्स एट ₹1,20,000 ऑन द डेट ऑफ परचेज वाज रिवैल्यूड एट 1,44,000। इधर ये डायग्राम फिर दोबारा मैंने दिखाया, एक बार मैंने लास्ट समय भी आप लोगों को दिखाया था, आज फिर दोबारा दिखा रहे हैं। 1181 एक्विजिशन डेट 1781 और क्लोजिंग डेट 31/12/81। देखिए 1181 का बैलेंस 1,20,000 दिया हुआ है बोल दिया इधर, और क्लोजिंग डेट का बैलेंस भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में 1,08,000। देखिए 1,08,000 दिया हुआ है मशीनरी का, मतलब हम बोल सकते हैं कि साल भर में 12,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। 12,000 मतलब 10%।
1,20,000 था ओपनिंग बैलेंस, हो गया 1,08,000, मतलब 12,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। 12,000 का डिप्रिसिएशन मतलब 1,20,000 के ऊपर 12,000 मतलब 10%। सो 10% डिप्रिसिएशन के हिसाब से ये बिजनेस चल रहा है। तो 10% अगर डिप्रिसिएशन होना चाहिए तो फिर 1,20,000 को अगर 10% डिप्रिसिएशन लगाएगा फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हम लोग को निकालना होगा कि 1781 में क्या वैल्यू होना चाहिए था। तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना होगा? अगर पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन 12,000 है तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा 6,000, मतलब इसमें से 6,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,14,000 विच इज़ द बुक वैल्यू एज ऑन 1781। येस और नो? क्योंकि हम लोग को 1781 में एक्विजिशन हो रहा है तो उस दिन का बुक वैल्यू में डिराइव करना पड़ेगा फिगर को। 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस, 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा 6,000, तो 6,000 को लेस करने से बुक वैल्यू होगा 1,14,000 विच इज़ बीन रीवैल्यूड एट 1,44,000। देखिए सब में बोल दिया गया 1,44,000, मतलब 1,14,000 का बैलेंस को 1,44,000 दिखाया जा रहा है, मतलब इधर 30,000 का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, 30,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम अगर एग्जाम में आप लोग करोगे तो काटेगा नहीं। तो 30,000 का बर्ड है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 30,000, और ये 30,000 बढ़ने के कारण फर्दर जो 6 महीने क्या डिप्रिसिएशन होगा उस 30,000 के ऊपर फर्दर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो लिखा मैंने, फर्दर डिप्रिसिएशन ऑन 30,000 विल बी 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि 30,000 इस डेट पे बढ़ है वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले जो वैल्यू था उस हिसाब से तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, बट फिर 30,000 अगर मिडिल ऑफ द ईयर में बढ़ है तो 30,000 के ऊपर फिर 6 महीने का डिप्रिसिएशन फर्दर चार्ज करना पड़ेगा, दैट विल कम टू 1,500। तो फर्दर डिप्रिसिएशन 1,500 चार्ज करना पड़ेगा और 30,000 बढ़ है। हम लोग पहले ही बताया था, पहले ही हम डिस्कस किया था कि एनी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स will be given effect in the pre-acquisition profit और any further depreciation will be given effect in the post-acquisition। तो मैंने वैसे ही किया, देखिए 30,000 को मैंने इधर लिखा, इंक्रीज इन मशीनरी 30,000 मैंने इधर लिखा, और फर्दर डिप्रिसिएशन मैंने 1,500 इधर लिख दिया 1,500, क्योंकि 30,000 ये प्री एक्विजिशन में आपको इफेक्ट देना पड़ेगा, इंक्रीज इन द एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और फर्दर डिप्रिसिएशन इसको हम लोग पोस्ट में देना पड़ेगा। इफेक्ट देने के बाद अल्टीमेटली आपका आ जाएगा शेयर ऑफ जे लिमिटेड, शेयर ऑफ एन लिमिटेड। मैंने शॉर्ट में लिखा जुपिटर लिमिटेड और नेपच्यून लिमिटेड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम विथ दिस वर्किंग विच इज़ द क्रूशियल वर्किंग ऑफ दिस मैटर, स्पेशली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो इधर हम लोग दो चीज़ देखा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। पहले हमने देखा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड था, जिस साल एक्विजिशन हो रहा है उसके आगे वाला साल का डिविडेंड था, इसीलिए ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग लेस किया था। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने लेस कर किया था, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करके जो बैलेंस आया था उसको हमने प्री में लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस के साथ उस ओपनिंग बैलेंस को लेस करते हुए जो बैलेंस आया उसको 50-50 में बांट दिया, क्योंकि 6 महीना बाद एक्विजिशन हुआ था और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, इसीलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस से लेस किया। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड स्टेप में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग को मालूम था 2,02,500। इधर 2 कॉलम एक्चुअली बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। बट मैंने इधर देखो, हर समय हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आउटर कॉलम में लिखते हैं, बट इधर मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड कि ऑलवेज प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या अगर अकाउंटिंग भाषा में बोलेगा कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैव टू बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। क्रेडिटेड मतलब भी डिडक्ट करना, तो इसीलिए हमने सीधा सीधा बताया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जितना दिया जा रहा है उतना आपको लेस करना पड़ेगा। किससे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी ने जितना कॉस्ट दे के इन्वेस्ट किया उसमें से लेस करना पड़ेगा। बट कितना लेस करना पड़ेगा? जुपिटर लिमिटेड ने कितना रुपया का, नेपच्यून लिमिटेड ने कितना रुपये का डिविडेंड दिया था? 18,000 का डिविडेंड दिया था। उसमें से जुपिटर लिमिटेड को कितना मिलेगा? नेपच्यून लिमिटेड ने 80,000 मतलब 10% डिविडेंड दिया था, मतलब दैट कम्स टू 18,000। उसमें से जुपिटर के पास कितना आएगा? 75%, उतना ही लेस करेगा। देखिए 18,000 का 75% दैट कम्स टू 13,500। मैंने इधर लिख दिया 18,000 का 75%। वाई 75%? बिकॉज हम लोग देख लिया था 75% 25% शेयरिंग रूल है, तो वो लेस करने के बाद इतना आया। उसके बाद एज यूजुअल लेस फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स, मान लें 35,000, 1,35,000 शेयर्स का फेस वैल्यू है, और उसके साथ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो आया था 74,250। ये कहाँ से आया था हम लोग को मालूम है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से एक बार देख लेते हैं। देखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आया था 74,250, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए 74,250 इधर लिखने के बाद ये आया, तो
इतना दे के हमने इन्वेस्ट किया था, बदले में इतना पाया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं. 20,250 इज द प्रॉफिट. Our next part is third, consolidated reserves and surplus. Consolidated reserve surplus में पहले हम लोग जुपिटर लिमिटेड का जो प्रॉफिट था वो हम लोग लिख दिया, जो जनरल रिजर्व था वो हम लोग लिख दिया, क्योंकि उसमें किसी का कोई हक नहीं है, तो राइट नहीं है. एक्चुअली कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस मतलब क्या है, जुपिटर लिमिटेड को क्या क्या प्रॉफिट मिला और क्या क्या उसके पास ऑलरेडी था. ये था ऑलरेडी उसके पास पीएल, ये था ऑलरेडी उसके पास जनरल रिजर्व. उसमें से उसके बाद उसको पोस्ट प्रॉफिट मिला 14,625, जो हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में पोस्ट प्रॉफिट का देखा था. ये 14,625 का एक बार देख ले. देखिए पोस्ट प्रॉफिट का ये पार्ट 14,625, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग पोस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल में हम लोग इसको दिखाएंगे. एक्चुअली ये क्या है, शेयर ऑफ जे लिमिटेड, मतलब जुपिटर लिमिटेड का शेयर है इन एन लिमिटेड, मतलब एन लिमिटेड में से उसको मिला. एन लिमिटेड का जो प्रॉफिट था उसमें से जे लिमिटेड का जो शेयर था वो मिला उसमें. उसके बाद एक चीज़ इधर सामने दिया हुआ था कि ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला था, ये जुपिटर लिमिटेड या होल्डिंग कंपनी इसको भूल से पीएल में क्रेडिट कर चुके हैं. एक्चुअली इसका इफेक्ट है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हम लोग क्या दिखा अभी कि ये राइट इफेक्ट है इसका. दिस इज द राइट इफेक्ट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट भूल करके ये लोग पीएल के क्रेडिट में कर दिया था. हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. क्रेडिट मतलब इनकम के तौर पे दिखाया गया था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करके हटाना पड़ेगा. तो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड. कितना रुपया, जितना जुपिटर लिमिटेड को मिलना चाहिए था उतना ही उसको मिला था, दैट इज 13,500, 18,000 का 75%. तो हम लोग देख लिया क्या राइट इफेक्ट है, ये राइट इफेक्ट है, और क्या भूल हुआ था, ये भूल हुआ था. तो राइट इफेक्ट को हम लोग दिया इधर दिखाया, और रॉन्ग इफेक्ट को हम लोग नालीफाई किया इधर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस प्री एक्विजिशन डिविडेंड. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो हम लोग किया वो अलग है. वो हम लोग देखा कि नेपच्यून लिमिटेड, मतलब जिस कंपनी सब्सिडियरी कंपनी जो डिविडेंड दिया है उसको कैसे वो कैसे रिकॉर्ड करेगी, वो देख ले. इधर हम लोग क्या देखा था कि नेपच्यून लिमिटेड मतलब जो सब्सिडी कंपनी वो कैसे रिकॉर्ड करेगा इस डिविडेंड को, वो हम लोग देख लिए इधर. दैट इज दिस इज द डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी ओवर हियर. इसके साथ बाकी और कुछ का कोई रिलेशन नहीं, ये करना ही पड़ेगा आपको. दिस इज बिन रिकॉर्ड डन बाय द सब्सिडियरी कंपनी फ्रॉम इस पीएल अकाउंट. उसके बाद उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से जो 75% पार्ट है वो राइटली रिकॉर्ड किया गया है बाय द जुपिटर लिमिटेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब होल्डिंग कंपनी ने राइट इफेक्ट दिया, और होल्डिंग कंपनी ने जो भूल गलत इफेक्ट दिया था पीएल में रिकॉर्ड करके रखा था उसको लेस करके नालीफाई कर दिया. उसके बाद एज यूजुअल अनरियलाइज प्रॉफिट बोल दिया था कि 9,600 का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसमें 25% ऑन कॉस्ट अनरियलाइज प्रॉफिट है. 25% ऑन कॉस्ट मतलब 25 by 125 इंटू 9,600, दैट गिव्स यू 1920. तो ये करने के बाद आपका आ जाएगा दिस, एंड दिस इज द फिगर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिगर. एंड देन देयर आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो बचता है 18,000 में से 1,35,000 शेयर्स तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में रिकॉर्ड कर दिया था, तो बाकी बचा था 4,500 शेयर्स, उसको इधर लिख दिया. माइनॉरिटी शेयर के लिए, माइनॉरिटी होल्डर के लिए जितना शेयर बचता है 25% जो बचता है 18,000 जो शेयर्स था नेपच्यून लिमिटेड का, टोटल शेयर 1,80,000 में से 25% 45,000 होता है. उसके साथ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 24,750 और 4,875, ये करने से आपका ये आएगा. एक बार देख लेते ये दोनों फिगर कहाँ से आया, ये दोनों फिगर के एक बार ट्रैक कर ले. देखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो आया था प्री पार्ट 24,750 और पोस्ट पार्ट 4,875, इसी को हम लोग उधर लिख दिया माइनॉरिटी, इसी को माइनॉरिटी में लिख दिया हम लोग. लिखने के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया. एंड नाउ विल मूव ऑन टू द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. Consolidated balance sheet of Jupiter Limited and its subsidiary Neptune Limited as on 31st December 81, जिसमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल जो जुपिटर लिमिटेड का शेयर कैपिटल था उतना ही लिख देंगे. नेपच्यून लिमिटेड का शेयर कैपिटल को हम नहीं लिखते इधर. उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो आया था कंसोलिडेटेड पीएल आया था, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व आया था, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से कैपिटल रिजर्व आया था 20,250, वो हम लोग तीनों इधर लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस में. एक्चुअली हमने इधर लिख के दिखाया, आप लोग को अगर नोट बनाओगे तो बेहतर होगा. इधर नोट नंबर दे के एक अलग से नोट बना के ये तीनों रिजर्व्स को उधर ऐड करते हुए फाइनल फिगर इधर लिखोगे तो मच बेटर होगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो शेयर होल्डर्स फंड था, सेकंड पॉइंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट. एक्चुअली सेकंड पॉइंट में होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, बट नॉन करेंट लाइबिलिटीज ये समय है नहीं.
तो इसलिए सीधा सीधा नंबर 2 में आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आया था उतना हम लोग इधर 74625। उसके बाद थर्ड करंट लाइब्रेरीज। करंट लाइब्रेरीज में ट्रेड पेएबल था 1,08,000, मैंने पूरा लिख दिया 1,08,000। देखिए दोनों को ऐड करते हुए 1,08,000 आएगा, वो लिख दिया। और टोटल आया 6,58,080। नो एसेट साइड। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल में आएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, दोनों को ऐड करते हुए लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी में दोनों सिर्फ ऐड करने से नहीं होगा, दोनों को ऐड तो करना ही पड़ेगा। प्लस 30,000 माइनस 1,500। प्लस 30,000 क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुआ था 30,000 का, याद करो 1781 जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उस दिन 30,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए ऐड कर दिया। और फर्दर डिप्रिसिएशन वो लेस करना पड़ता है, तो दिस प्लस दिस दोनों कंपनी का जो था उसको ऐड कर देंगे। ऐड रिवैल्यूएशन इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी लेस फर्दर डिप्रिसिएशन करने से ये आ गया। इंटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ ऑलरेडी, तो फिर वो ऐड करके लिख दिया हमने। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, दोनों को ऐड करते हुए अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करेंगे। दोनों को ऐड करते हुए अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे। दिस हाउ यू हैव टू डू द थिंग एंड देन ऐड करने से आपका आ जाएगा टोटल जो लायबिलिटी के साथ टैली हो जाएगा। एक बार पूरा वर्किंग को हम लोग एक बार देख ले, पूरा रिव्यू करें वर्किंग को। आज के इस वीडियो में हम एक ही चीज़ दिखाएंगे, एक ही सम दिखाएंगे, और ये सम का जो इम्पोर्टेंट मैटर था दैट इज़ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसके ऊपर हम एक नोट भी अभी अभी आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। उस नोट को हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते जाएंगे। आप लोग उस नोट को कॉपी में लिखते रहोगे, लिख के रखोगे, क्योंकि ये जो मैटर है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इट्स ए वेरी कॉमन मैटर। मैक्सिमम आज से मतलब जितना दिन हम अपना क्वेश्चन पेपर देखा, जितना दिन से हम पढ़ा रहे, उतना दिन से मैंने से 80% टू 90% केसेस में एग्जाम में हमने देखा कि इस केस के ऊपर सम आते हुए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेपुटेड केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, वेयर हम लोग क्या देखे कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द सब्सिडियरी कंपनी, और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पर भूल किया गया और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वही हम लोग देखे इधर। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल type of sum, most important type of sum you can say in holding company of your level। तो एक बार पूरा सम को देखते हैं, पूरा वर्किंग को एक बार देखते हैं। बैलेंस शीट तो आप लोग देख ही लिए, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड एक बार देख लीजिए। शुरू से एक बार वर्किंग को देखें। प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, कैसे पता चला? सब में बोल दिया था कि 1980 का डिविडेंड है और 81 में एक्विजिशन हो रहा है, तो डेफिनेटली 80 का डिविडेंड मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इट विल बी फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। मिडिल ऑफ द ईयर में एक्विजिशन हो रहा है, तो साल भर का जो भी प्रॉफिट होगा 6 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्री और पोस्ट में। उसके बाद इंक्रीज इन एसेट्स जो हुआ हम लोग देख लिया था वर्किंग नोट में। उस वर्किंग नोट को एक बार हाईलाइट करें, कैसे आया था 30,000 इंक्रीज इन एसेट्स। दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। यू कैन ऑल्सो शो दिस डायग्राम इन योर एग्जाम। टीचर विल अप्रिशिएट दिस, डेफिनेटली टीचर विल एंजॉय दिस वर्किंग, आई एम टेलिंग यू। दिस इज द एंटायर परफेक्ट पिक्चर ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कि इस दिन में 1181 का बैलेंस था, 31,1281 का बैलेंस दिया हुआ है। उस हिसाब से डिप्रिसिएशन निकल गया था 12,000, टोटल डिप्रिसिएशन
1781 में क्या वैल्यू होना चाहिए था? अगर 12,000 टोटल साल ईयर का डिप्रीसिएशन है तो 6,000 होगा, तो मतलब उस हिसाब से 1,20,000 माइनस 6,000 इट्स 1,14,000, उस हिसाब से हमने करते गया इस चीज़ को। दिस इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें हम लोग देखा था कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इधर रिकॉर्ड करते हुए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ लेस करते हुए ऑलवेज लेस करना होगा, और वो भी कौन सा पार्ट? होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और एक बार रिपीट करें, होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड विल बी डिडक्टेड। होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर था 75% ऑफ द एंटायर डिविडेंड, दैट इज 18,000। एंटायर डिविडेंड था 18,000, और इस डिविडेंड को भूल से रिकॉर्ड किया गया था पीएल अकाउंट में। इसीलिए पीएल अकाउंट जब बनाया था, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का जब बनाया था हम लोग होल्डिंग कंपनी का, जुपिटर लिमिटेड का, तब उसमें से हम लोग लेस कर दिया था इधर। उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसके बारे में हम लोग काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। एंड देयर आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल एंड लूसिड। अब इसके बाद हम जो नोट आप लोग को दिखा रहे हैं, इस नोट को आप लोग धीरे धीरे कॉपी करते जाइए, हम धीरे धीरे मूव करते जाएंगे वीडियो को। व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड इट्स ट्रीटमेंट? इफ एनी डिविडेंड इज पेड इन द करंट ईयर बट इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द पीरियड बिफोर एक्विजिशन, then it is pre-acquisition dividend. The very first point gives you the clear idea about the pre-acquisition dividend. If any dividend is paid in the current year but it actually belongs to the period before acquisition, मतलब acquisition के पहले का अगर पीरियड का बिलोंग करता है तो उसको बोला जाता है pre-acquisition dividend. डन। इधर 81 में एक्विजिशन हो रहा है बट 1980 का डिविडेंड था, तो क्वाइट ऑब्वियस एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड है, इट इज़, इसीलिए इसको हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। फर्स्टली इट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग पीएल ऑलवेज। देखिए, फर्स्टली इट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग पीएल ऑलवेज। ओपनिंग पीएल कहाँ पर? जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में कर रहे हैं, कौन सा कंपनी ये डिविडेंड दे रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सब्सिडियरी कंपनी ये डिविडेंड दे रहा है तो डेफिनेटली ओपनिंग पीएल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी से ये लेस होगा। सब्सिडियरी कंपनी ये डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, देखिए, अगर ये डिविडेंड, इफ दिस डिविडेंड इज बीन गिवन बाय द होल्डिंग कंपनी, तब इतना लोचा नहीं होता, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट सब्सिडियरी कंपनी का जो डिविडेंड है वो सब्सिडियरी कंपनी का डिविडेंड में से 75% होल्डिंग कंपनी के पास आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सम, एंड 25% उसके पास रहना चाहिए। तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्टली इट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग पीएल ऑलवेज। सेकेंडली, द होल्डिंग company's share of pre-acquisition dividend need to be deducted from the cost of investments. Secondly, the holding company's share of pre-acquisition dividend need to be deducted from the cost of investment. मैंने किया था cost of investment deduct. This is the right effect of pre-acquisition dividend. मतलब इसको right effect बोलते हैं, मतलब ये एकमात्र right effect होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेस करना, यही होता है राइट इफेक्ट। दिस इज द राइट इफेक्ट ऑफ प्री एक्विजिशन। एरो करके मैंने लिखा, ये जो इफेक्ट है ये राइट इफेक्ट है। थर्डली, इफ इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड और इंक्लूडेड इन द होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट, then it is to be deducted from the PL account in consolidated reserves and surplus. साफ साफ लिखा हुआ है। Thirdly, it is to be wrong if it is wrongly credited or included in the holding company's profit, then it is to be deducted from PL in the consolidated reserves and surplus. So ये हो गया आपका नोट। एक बार नोट को आप लोग लिखते जाइए, हमने समझा दिया आप लोगों को बढ़िया ढंग से। आई होप इस चीज़ के ऊपर, इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड के ऊपर आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर इस नोट को और ये सम को अगर ध्यान में रखोगे तो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग ध्यान से देखते रहो और यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड बी सेफ एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। ओके, बाय।